मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं वैसे कंसेप्ट या टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या समझाऊंगा जो एक प्रोग्रामर या डेवलपर को जानना होता है जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर काम कर रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं। वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हो तो सवाल है वेब एप्लीकेशन डेटा कहाँ रहता है। तो वेब एप्लीकेशन डेटा HTML5 से पहले स्टोर होता था कुकी में। तो कुकी का डिमेरिट क्या है कि कुकी शेयर कर सकते हैं हम सर्वर के साथ। तो जितने भी आप डेटा स्टोर करोगे कुकी में वो सारे शेयर हो जाएंगे सर्वर को थ्रू सर्वर रिक्वेस्ट। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है वेब स्टोरेज को। तो वेब स्टोरेज क्या करता है, जितने भी एप्लीकेशन डेटा है उसको वो स्टोर कर देगा ब्राउज़र में ही, और बाद में क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जितने भी रहेंगे वो ब्राउज़र में स्टोर रहेंगे और सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, जिसके कारण सेफ्टी रहेगा, सिक्योर रहेगा डेटा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। अब समझते हैं कि जो ब्राउज़र होता है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं स्टोरेज को। तो सबसे पहले स्टोरेज यहाँ डालेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। वो अगर अनडिफाइंड आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा। अगर अनडिफाइंड नहीं आया तो ब्राउज़र सपोर्ट करेगा और हम कोड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो बेसिकली स्टोरेज के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है लोकल स्टोरेज और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है सेशन स्टोरेज। कंक्लूजन ये निकला कि जो वेब स्टोरेज होता है वो बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो एप्लीकेशन डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, और वो सिर्फ ब्राउज़र में ही स्टोर रहेगा। सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं जाता है, जो कि कुकी के केस में सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन जाता था, और डेटा सिक्योर रहेगा वेब स्टोरेज के केस में। जब आप वेब एप्लीकेशन बना लेते हो तो सवाल है कि सर्वर से आने वाले डेटा को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि बार-बार हम सर्वर रिक्वेस्ट ना करना पड़े, बार-बार सर्वर से डेटा ना लेना पड़े, उसके लिए वेब स्टोरेज कंसेप्ट लाते हैं जो कि ब्राउज़र में मौजूद होता है। और वो क्या करता है कि फर्स्ट टाइम हम सर्वर रिक्वेस्ट करके सारे डेटा को वेब स्टोरेज में डाल देंगे, और फर्दर रिक्वेस्ट अगर मुझे करना पड़े डेटा के लिए तो हम सर्वर के पास ना जाके वेब स्टोरेज के पास जाएंगे और रिट्रीव कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि लोड टाइम घट जाता है जो ब्राउज़र का जो रिक्वेस्ट होता है, और दूसरा चीज़ होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो आइए समझते हैं दो तरीके जो वेब स्टोरेज को हम कर सकते हैं। तो पहला होता है लोकल स्टोरेज, जिसमें कि क्या होता है कि एक्सपायरेशन डेट नहीं होता है, नो एक्सपायरेशन डेट। और फ़ायदा क्या है इसमें कि जब तक कि आप ब्राउज़र से कैचे क्लियर नहीं करोगे या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको क्लियर नहीं करोगे, तब तक वो लोकल स्टोरेज रहेगा, डेटा परसिस्ट करेगा। और सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि तब तक वो डेटा रहेगा जब तक कि एक सेशन है, जब तक कि आप ब्राउज़र क्लोज नहीं करते। ब्राउज़र क्लोज कर दिए तो डेटा चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से डेटा को स्टोर कर रहा है सेट आइटम के थ्रू, ये की वैल्यू हो गया। उसी तरह रिट्रीव किस तरह से कर रहा है गेट आइटम के थ्रू, की हो गया। उसी तरह आप देख सकते हो रिमूव करना है आपको डेटा, तो उसके लिए रिमूव आइटम कर दो। अब पूरे डेटा को रिमूव करना है लोकल स्टोरेज के, तो क्लियर कर दो। सिमिलर केस आप देख सकते हो सेशन स्टोरेज में भी, सेट आइटम के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, गेट आइटम के थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, रिमूव आइटम के थ्रू आप डेटा को डिलीट कर रहे हैं, और क्लियर के थ्रू आप पूरे डेटा को डिलीट कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन डेटा बहुत ही लार्ज हुआ तो सर्वर से बार-बार रिक्वेस्ट करने से लोड टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज दोनों के पास बहुत सारा स्पेस होता है, अप्रॉक्सिमेटली 5 MB। सो उससे क्या होता है कि एक बार आप डेटा स्टोरेज में ले आओ और बार-बार उसको आप फर्दर के लिए यूज़ करो, ठीक है? तो सवाल है कि सेशन स्टोरेज कब यूज़ होता है? सेशन स्टोरेज तब यूज़ होगा जब आपको डेटा को स्टोर करना है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, एक सेशन के लिए, ठीक है? वो डेटा हो सकता है सेंसिटिव डेटा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर लंबा समय तक डेटा को स्टोर करोगे तो कोई भी वल्नरेबल अटैक हो सकता है। इसीलिए सेशन स्टोरेज में लिमिटेड टाइम के लिए सेंसिटिव डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लोकल स्टोरेज में अगर डेटा वैसे डेटा स्टोर होंगे जो कि आपको फर्दर यूज़ के लिए हमेशा बार-बार रिक्वायरमेंट्स होगा। तो आइए समझते हैं। तो सेशन स्टोरेज में सेट आइटम के थ्रू आप की और वैल्यू दोनों को स्टोर कर दो। फिर उसके बाद गेट आइटम के थ्रू आप रिट्रीव कर दो, ठीक है, वैल्यू को। फिर रिमूव आइटम के थ्रू आप रिमूव कर दो, और क्लियर के थ्रू आप सारे डेटा को रिमूव कर दो। अब आते हैं दूसरा तरीका जो हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं आइटम को। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि की को डायरेक्ट
लोकल स्टोरेज डॉट नेम कर दो, अब वैल्यू को पास कर दो तो वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रिट्रीव करने के लिए की के थ्रू आप उसको रिट्रीव कर दो, और फिर उसके बाद रिमूव करने के लिए डायरेक्ट की डाल दो, रिमूव हो जाएगा आइटम। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो कुछ इवेंट्स होते हैं जो सर्वर से आते हैं। उस सर्वर से जो भी इवेंट्स आएंगे उसके कारण आपका ब्राउज़र का जो डॉम ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि ब्राउज़र खुद ही रिक्वेस्ट करता था अपडेट्स सर्वर से उस पर्टिकुलर डॉम एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए। बट अब क्या हो गया है कि सर्वर सेंट इवेंट्स के आ जाने से अब ऐसो ऑटोमेटिकली सर्वर अपडेट देता है ब्राउज़र को, जिसके कारण डॉम ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो वैसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि फेसबुक अपडेट्स, ट्विटर अपडेट्स, स्पोर्ट्स अपडेट्स या फिर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो ये सारे इवेंट्स बेसिकली सर्वर सेंट इवेंट्स है। तो आइए डीपली जानते हैं इसके बारे में। तो इवेंट सोर्स करके एक ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिकली नोटिफिकेशन भेजता है ब्राउज़र को थ्रू सर्वर। तो यहाँ ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो अगर टाइप ऑफ इवेंट सोर्स अनडिफाइंड आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है सर्वर सेंट इवेंट्स। अगर नहीं आया तो इसका मतलब सर्वर सेंट इवेंट सपोर्ट करेगा और हम आगे का कोड लिखेंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि सर्वर सेंट इवेंट्स के आ जाने से ब्राउज़र का जो वेब एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, क्योंकि इवेंट जो आता है वो ऑटोमेटिकली सर्वर प्रोवाइड करता है ब्राउज़र को और वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन में सर्वर सेंट इवेंट्स के आ जाने से एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये मिलता है कि स्टेटस पॉलिंग जो पुराना कंसेप्ट था उसमें क्या होता था कि HTTP ओवरहेड आ जाता था। मतलब ये हुआ कि हमेशा HTTP कनेक्शन एस्टेब्लिश करना रहता था और टीयरिंग डाउन करना होता था, जिसके कारण ओवरहेड ज़्यादा हो जाता था। लेकिन सर्वर सेंट इवेंट में ये समाप्त हो गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट आता है फ्रॉम सर्वर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इवेंट सोर्स करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ये बेसिकली सर्वर से जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसको वो ट्रैक करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो URL दिया गया सर्वर से, और यहाँ आप देख सकते हो SRC एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। अब क्या हुआ कि ऑन मैसेज क्या करेगा कि जब भी सर्वर से इवेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ऑन मैसेज ट्रिगर करेगा, ठीक है। और इसके ट्रिगर करने से क्या होता है, जो पार्टिकुलर इवेंट होते हैं जो सर्वर से आता है उस इवेंट का डेटा को वो स्टोर कर लेगा और पार्टिकुलर एलिमेंट में अपडेट कर देगा। दूसरा तरीका होता है इवेंट सोर्स, जो कि एक HTML एलिमेंट है। यहाँ पे SRC लिया गया है और ये पार्टिकुलर सर्वर URL है, जो कि आप देख सकते हो CGI bin है और इवेंट फाइल डॉट CGI है। ये बेसिकली सर्वर से आ रहा है और इसके अंदर डेटा स्ट्रीम है, जो कि इसके पास इवेंट भी है। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज को कैसे हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बटन क्लिक करने के बाद जो काउंट होगा वो स्टोर हो जाएगा लोकल स्टोरेज में। अब बाद में वो काउंट को हम नंबर में कन्वर्ट करके +1 करके लोकल स्टोरेज काउंट बना देंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जितने भी की वैल्यू पेयर होते हैं ना, वो ऐसे स्टोर होते हैं एज ए स्ट्रिंग्स। तो बाद में उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किया जा रहा है फॉर द यूज। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर वो काउंट बढ़ा नहीं तो काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम काउंट को हम यहाँ देख सकते हैं कि डिस्प्ले करा देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो सेशन स्टोरेज में भी सेम, सेशन स्टोरेज डॉट काउंट करके अगर हम बटन क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको नंबर में कन्वर्ट करके हम काउंट को ++ कर दे रहे हैं। उसके बाद अगर बटन क्लिक नहीं हुआ तो आज देख सकते हो सेशन स्टोरेज काउंट 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि बटन सेशन स्टोरेज काउंट दिखाएगा कि कितना बार क्लिक हुआ है और लास्ट में रिजल्ट ऐसो भेज देगा एलिमेंट को। तो कंक्लूजन में ये आता है कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जब हम बटन को एक ही बार क्लिक करेंगे, और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा जब हम मल्टीपल टाइम्स बटन को क्लिक करेंगे, तो वो लोकल स्टोरेज में काउंट में आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट पे डाला जा रहा है लोकल स्टोरेज काउंट पे, और यहाँ से रिट्रीव किया जा रहा है, देख सकते हो सेशन स्टोरेज काउंट और लोकल स्टोरेज डॉट काउंट। तो यहाँ से रिट्रीविंग का फैसिलिटी हो रहा है और यहाँ पे स्टोरेज का फैसिलिटी हो रहा है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में। वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जब इवेंट जनरेट होता है तो हर एक इवेंट अपना एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है
कि आप इवेंट जनरेट किए, लेकिन उस वक्त आपको एक्शन का ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म को सबमिट किया, अगर वो इनवैलिड इनपुट है और आप अगर सबमिट में क्लिक कर दिए तो एक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको उससे बचना है क्योंकि वो इनवैलिड इनपुट है। या फिर आप क्लिक किए कोई चेकबॉक्स, ठीक है, उसमें क्लिक करने के बाद कभी-कभी होता है कि हमको उस चेकबॉक्स में क्लिक नहीं करना है, तो उसके लिए प्रिवेंट करना होगा चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रिवेंट नेविगेशन आफ्टर क्लिक, मतलब क्लिक जब करेंगे तो हमको दूसरे यूआरएल में नहीं जाना है। तो यहाँ पे एक यूआरएल दिया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कि क्लिक इवेंट किया, लिसन हुआ और उस पे फिर हैंडलर चला दिया, ठीक है, इवेंट हैंडलर। तो यहाँ देख सकते हो इवेंट आने के बाद जो इवेंट अपना एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से रोक रहे हैं। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का काम होता है कि कोई भी इवेंट को उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसको वो प्रिवेंट करे, उसको रोके। तो जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआरएल नेविगेशन नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। जिसके कारण नया पेज में नहीं जाएगा, उस यूआरएल पे नहीं जाएगा, अगर हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिए तो। वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आप इवेंट को क्लिक कर रहे हो तो उसके कारण इंटेंडेड ऑपरेशन तो हो रहा है, बट उसके अलावा पेज रिफ्रेश हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो उस इवेंट के कारण पेज रिफ्रेश हो जाना, उसको रोकने के लिए हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो इवेंट होता है वो कैंसिलेबल भी हो सकता है, नॉन कैंसिलेबल। कैंसिलेबल का मतलब ये हुआ कि इवेंट को हम कैंसिल कर सकते हैं, उसका एक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और नॉन कैंसिलेबल वो हुआ कि हम इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से हम रोक नहीं सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए इवेंट डॉट कैंसिलेबल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर ये ट्रू भेजा तो हम इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर फॉल्स भेजा तो इवेंट को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ देख सकते हो टॉगल चेकबॉक्स, मतलब हम चेकबॉक्स में क्लिक किए तो वो टॉगल कर रहा है कि नहीं। तो उसको हमको टॉगल नहीं करवाना है, उसके लिए क्या करते हैं, एक क्लिक इवेंट करेंगे और बाद में इवेंट हैंडलर में हम दे देंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा कि चेकबॉक्स टॉगल नहीं होगा। और इसका चेक कैसे करेंगे, तो ईच कैंसिलेबल लगा देंगे इवेंट में। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो ट्रू भेज रहा है फॉल्स। अगर ट्रू भेजेगा तो हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन वर्क करेगा, अगर फॉल्स भेजेगा तो वर्क नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग में जब आप नेस्टेड एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि मुझे दिखाना है कि अगर हम कोई भी क्लिक इवेंट हम चाइल्ड में करेंगे तो उसके जो एंसेस्टर हो या फिर पेरेंट एलिमेंट है वो पहले ट्रिगर करेगा, फिर बाद में चाइल्ड एलिमेंट ट्रिगर करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम चाइल्ड में अगर हम क्लिक इवेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका पेरेंट क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर चाइल्ड को एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रूट एलिमेंट लिया, फिर उसके नीचे पेरेंट एलिमेंट, उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड एलिमेंट में क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 3 ऑब्जेक्ट बनाया है गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। आइए जानते हैं कि पेरेंट टू चाइल्ड इवेंट प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम चाइल्ड को क्लिक किए, ठीक है, वो कंसिडर कर लो। अब एक चीज़ और कि कैप्चर ट्रू होना चाहिए अगर आपको पेरेंट टू चाइल्ड इवेंट प्रोपेगेशन कराना है तो। अब क्या होगा, सबसे पहले रूट ये एग्जीक्यूट होगा, कैसे, इसके थ्रू, फिर उसके बाद पेरेंट एग्जीक्यूट होगा, ओके, फिर उसके बाद चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम इवेंट कैप्चरिंग। यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले इवेंट को कैप्चर कर रहा है टॉप मोस्ट जो रूट एलिमेंट है हायरार्की में, फिर उसके बाद सेकंड टॉप मोस्ट, ठीक है, उसके बाद हायरार्की में नीचे आते हुए आखिरी में उसको एग्जीक्यूट करेगा जहाँ से इवेंट को क्लिक किया गया। वेब एप्लीकेशन बनाते समय इवेंट का वर्क सिनेरियो के बारे में समझते हैं। तो एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि नेस्टेड एलिमेंट्स है, मतलब एक पेरेंट एलिमेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड एलिमेंट है। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट जो रूट एलिमेंट है उससे हम चाइल्ड एलिमेंट तक जाते हैं। तो कोई भी इवेंट अगर आप जनरेट करोगे चाइल्ड में, फॉर एग्जांपल हम चाइल्ड एलिमेंट में क्लिक किए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, चाइल्ड से वो क्लिक इवेंट
पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट से वो क्लिक इवेंट ग्रैंड पेरेंट पास जाएगा, उसके बाद वो चलते जाएगा और टिल रूट तक वो क्लिक इवेंट जाएगा, जिससे कारण सारे हायरार्की वाले एलिमेंट ट्रिगर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं इवेंट बबलिंग। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप कहीं भी क्लिक इवेंट करते हो तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट जो नेस्टेड में है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे क्लिक इवेंट में। तो एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ बटन ऑन क्लिक किया, मतलब बटन में क्लिक किया, एक फंक्शन लिखा जो कि हैंडलर फंक्शन है इज बबल अप। तो पहले चेक कर रहे हैं कि वो क्लिक इवेंट बेसिकली बबल्स कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए इवेंट डॉट बबल्स लगाते हैं। तो अगर ये ट्रू भेजेगा तो इसका मतलब वो बबल अप किया, ठीक है। तो वो बबल अप किया तो ट्रू हम भेज दिए पर्टिकुलर पी आई डी में, ठीक है।